नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। सोमवार जून 8 की खबरों में देखेंगे इमिग्रेशन कोर्ट्स में आजकल क्यों लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं और साथ ही असाइलम का केस करने वाले जिन लोगों की मास्टर हियरिंग की तारीख एडवांस की गई है उनके लिए क्यों 2026 बहुत ही कठिन साबित होने वाला है, उसकी जानकारी जानेंगे। अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक इंडियन युवक की किन रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई और क्यों अभी तक शूटर को पुलिस नहीं पकड़ सकी है, उसकी एक रिपोर्ट। और अंत में फ्लोरिडा में भीषण एक्सीडेंट करके घर भाग गए जय पटेल नाम के एक भारतीय को अब कितनी लंबी सजा हो सकती है, उसकी बात जून 8 के इस बुलेटिन में। अमेरिका की इमिग्रेशन कोर्ट्स के बाहर अब रोज लोगों की लाइनें लग रही है। हर रोज काफ़ी बड़ी संख्या में फाइनल रिमूवल ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं और मास्टर हियरिंग में पेश होने वाले लोगों को अपना केस सबमिट करने के लिए 15-20 दिनों का समय देने के साथ ऐसी वार्निंग भी इशू की जा रही है कि इसके बाद की हियरिंग उनके केस की आखिरी हियरिंग होगी। मतलब कि जिन लोगों को हाल में इमिग्रेशन कोर्ट्स में बुलाया जा रहा है, ऐसे ज़्यादातर लोगों के लिए 2026 का साल अमेरिका में काटना मुश्किल बनने वाला है। ट्रंप सरकार ने पिछले कुछ दिनों से गुपचुप तरीके से जो सिस्टम लागू किया है उससे इमिग्रेशन कोर्ट्स में अराजकतापूर्ण माहौल पैदा हुआ है। जज काम के बोझ से परेशान हो रहे हैं और वकीलों के लिए भी अपने क्लाइंट्स को बचाना अब मुश्किल बनता जा रहा है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा मार अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर पड़ रही है, क्योंकि इमिग्रेशन कोर्ट में चल रहे इस सर्कस में उन्हें कहां जाना है और क्या करना है वही समझ नहीं आ रहा है। हाल ही में ट्रंप सरकार ने असाइलम का केस करने वाले कई इमिग्रेंट्स की मास्टर हियरिंग की तारीखों में बदलाव किए होने की खबर आई थी, लेकिन इसके कारण इमिग्रेशन कोर्ट्स में कैसी अराजकता पैदा हुई है उसकी विस्तृत जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में दी गई है। अमेरिका के कई इमिग्रेशन कोर्ट्स में अब एक जज को रोज के 100 जितने केसों की हियरिंग करनी पड़ रही है और केस लोड लगभग डबल हो जाने से उचित सुनवाई के बिना ही जजमेंट दे दिया जाए, ऐसा भी डर पैदा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में भी ऐसा दावा किया गया है कि डिपोर्टेशन को तेज बनाने के साथ उसका आंकड़ा बढ़ाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कोर्ट की कार्यवाही भी फास्ट ट्रैक कर दी है। अखबार ने वर्तमान स्थिति जानने के लिए इमिग्रेशन लॉयर्स और कोर्ट ऑफिसर्स के साथ भी बात की, जिसमें पता चला कि बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही ये कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके कारण कोर्ट्स में अराजकतापूर्ण माहौल पैदा हुआ है। कई जजों के पास जो केस लोड था वो अब डबल या ट्रिपल हो चुका है। स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में केस मैनेज कर पड़ रहे होने की वजह से जजों के लिए अब हर केस पर ध्यान देना भी असंभव बन गया है। वर्जीनिया के एनाडाले और स्टर्लिंग में हाल के दिनों में सुबह होते ही इमिग्रेशन कोर्ट्स के आगे लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है और कोर्ट में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। एक ही जज को रोज के 100 से भी अधिक केसों की सुनवाई करनी पड़ रही है और जिनके केस की डेट्स एडवांस कर दी गई है उसमें एडल्ट्स के अलावा अकेले ही अमेरिका आए हो ऐसे निराश्रित नाबालिगों का भी समावेश होता है। डाउनटाउन शिकागो में आई हुई इमिग्रेशन कोर्ट में भी फिलहाल ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। कई केसों में एक साथ अनेक लोगों को कोर्ट में बुला लिया जाता है, जबकि कुछ केसेस में 2 दर्जन जितने लोगों को एक ही समय पर पेश होने के लिए नोटिस भेज दी जाती है। न्यू ऑर्लियंस में तो पिछले सोमवार और मंगलवार को एक ही दिन में 200 जितने केसों की सिंगल कोर्ट रूम में हियरिंग हुई थी। इन कोर्टों में रोज के 30 से 40 केसों की सुनवाई हुआ करती थी, जबकि हाल में ये संख्या 5 गुना तक बढ़ चुकी है। अमेरिका की इमिग्रेशन कोर्ट्स में असाइलम के लाखों केस पेंडिंग पड़े होने से इलीगली आए हुए लोग भी वर्क परमिट प्राप्त करके सालों साल तक आराम से रह सकते हैं, क्योंकि भारी बैकलॉग के कारण उनके केस का सालों तक कोई निपटारा ही नहीं होता। इसके कारण जिन लोगों ने असाइलम के लिए झूठी मूठी स्टोरी बना ली है उन्हें भी डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें देखकर दूसरे लोग भी इलीगली यूएस जाने के लिए प्रेरित होते हैं।
हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुराने केसों का बैकलॉग कम करने के साथ साथ नए केस करने वाले लोग सालों तक अमेरिका में न रह सके, ये सुनिश्चित करने के लिए अब कड़ा रुख अपना रहा है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी यहाँ तक कह दिया है कि इमिग्रेशन कोर्ट के बैकलॉग क्लियर करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। इमिग्रेशन कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर इमिग्रेशन रिव्यू के तहत काम करती है। इसके एक अधिकारी ने तो न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो नए जजों की भर्ती की जा रही है उन्हें पहले से ही कह दिया गया है कि 2026 में ही कुछ भी करके 3 मिलियन जितने केसों का बैकलॉग क्लियर करना है। हालांकि इमिग्रेशन लॉयर्स का ऐसा कहना है कि कोर्ट में जो हड़बड़ी शुरू हुई है उससे अंधाधुंध सुनवाई की जा रही है और लोगों को वकील खोजने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल रहा। इसके अलावा जिनकी मास्टर हियरिंग 2027 तक होनी थी, ऐसे अनेक लोगों को एड्रेस वेरिफिकेशन जैसी सामान्य बातों के लिए भी कोर्ट में बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों को एक आध महीने पहले ही मास्टर हियरिंग की तारीख बदल जाने की नोटिस मिली है, जबकि कुछ लोगों को तो 1-2 हफ्ते पहले ही इसकी जानकारी दी गई है। ऐन वक्त पर कोर्ट में पेश होने की नोटिस भेजी जा रही होने के कारण गैर हाजिर रहने वाले लोगों का प्रमाण भी अब बढ़ रहा है। पिछले सोमवार को ही एक इमिग्रेशन कोर्ट में गैर हाजिर रहने वाले 89 लोगों को एब्सेंट घोषित करके उनके खिलाफ रिमूवल ऑर्डर इशू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। शिकागो में 11 नंबर की इमिग्रेशन कोर्ट में 26 मई के दिन जज पीटर ए किम ने 20 इमिग्रेंट्स के एक ग्रुप को बता दिया था कि उन्हें 20 दिनों के अंदर अपना केस लिखित में सबमिट करना होगा और नेक्स्ट हियरिंग उनके लिए अमेरिका में रहने का लास्ट चांस होगी। ट्रम्प सरकार भले ही स्पष्ट रूप से कुछ ना कह रही हो, लेकिन इमिग्रेशन कोर्ट्स में फिलहाल जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ऐसा करने के पीछे सरकार का इरादा आखिर क्या है। असाइलम के केस में मास्टर हियरिंग की तारीख को बदला ना जा सके, ऐसा शायद कोई कानून नहीं है, जिससे हाल में जो सिस्टम फॉलो की जा रही है उसे कोर्ट में चैलेंज करना भी मुश्किल है। अब अगर एक जज एक साथ रोज के 100 से 125 जितने केस की हियरिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि उन्हें असाइलम मांगने वालों की स्टोरी सुनने के बजाय उन्हें जल्द से जल्द डिपोर्ट कैसे किया जा सके उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। ट्रम्प सरकार ने भी काफी समय पहले ही इमिग्रेशन जजों को कह दिया था कि असाइलम के केस लंबे नहीं खींचने हैं और अब इमिग्रेशन कोर्ट में कामकाज उस हद तक तेज बनाया जा रहा है कि जजों के पास सरकार के कहे अनुसार काम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं रहा है। अमेरिका में फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक इंडियन स्टूडेंट की रहस्यमय परिस्थितियों में काफी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। 28 साल का ये स्टूडेंट MBA की पढ़ाई कर रहा था, जिसे नॉर्थ फिलाडेल्फिया में शूट कर दिया गया था। मृतक का नाम अंशुल कुंचा होने की पुलिस ने पुष्टि की है। जिस लोकेशन पर वह पिज़्ज़ा डिलीवर करने निकला था वह एक फेक डिलीवरी ऑर्डर होने का भी जांच में पता चला है। हत्यारे को पकड़ा जा सके वैसी कोई भी सूचना देने वाले को $20,000 का इनाम देने की घोषणा भी पुलिस के द्वारा की गई है। अंशुल का मर्डर प्री प्लान था या नहीं, ये जानने के लिए भी पुलिस अभी प्रयास कर रही है। शुक्रवार की रात हुई इस घटना में मृतक अंशुल रेमंड रॉसन होम्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पिज़्ज़ा डिलीवर करके निकला, तभी उसके सिर पर गोली मारी गई थी। हालांकि जिस एड्रेस पर उसने डिलीवरी की थी वहां कोई रहता ही नहीं था। मतलब कि अंशुल को सुनसान एरिया में बुलाने के लिए ही ये फेक ऑर्डर प्लेस किया गया हो, वैसे भी पूरी संभावना है। जिस एरिया में अंशुल की हत्या की गई थी वहां के सर्वेलांस फुटेज एकत्र करने के साथ पुलिस ने जिस फोन नंबर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था उसे ट्रेस कर लिया है। फिलहाल अमेरिका में इंडियंस को टारगेट करने की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में अंशुल की मौत से लोगों में डर पैदा हुआ है, क्योंकि अंशुल की हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई है। अंशुल के केस में फिलहाल चल रही पुलिस जांच एक फोन नंबर पर केंद्रित है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गोली मारने वाले शख्स ने अंशुल के पास मौजूद किसी भी चीज की लूट नहीं की थी। ऐसे में उसे क्यों मारा गया ये जानने के साथ हत्यारे को ढूंढना पुलिस के लिए चैलेंजिंग बन रहा है।
टेम्पल यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा अंशुल मूल रूप से तेलंगाना का निवासी था और पिछले काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहा था। पढ़ाई के साथ वह अपने खर्चे निकालने के लिए फूड डिलीवरी का काम भी किया करता था। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि अन्य एक जॉब के साथ अंशुल वीकेंड में पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करता था। उसके परिवार वालों का ऐसा मानना है कि अंशुल को फेक ऑर्डर के द्वारा उस लोकेशन पर बुलाया गया था और फिर उसे पहले से तय प्लान के अनुसार गोली मार दी गई। अंशुल के शूटर ने उसके पैसे या फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। इतना ही नहीं, जिस लोकेशन पर पिज़्ज़ा डिलीवर करके अंशुल निकला था वो पिज़्ज़ा भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ मिला था। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस में ये घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या अंशुल एक इमिग्रेंट होने के कारण उसे टारगेट किया गया था या फिर उसकी हत्या के पीछे कोई अलग ही इरादा था। फिलाडेल्फिया की पुलिस ने भी अभी तक अंशुल की हत्या के इरादे के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही इस केस को हेट क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है। नॉर्थ फिलाडेल्फिया में जिस एरिया में अंशुल को गोली मारी गई थी वहाँ क्राइम रेट काफ़ी हाई है। क्राइम को काबू करने के लिए 2021 में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा फिलाडेल्फिया हाउसिंग एसोसिएशन को हाईटेक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल ग्रांट भी दी गई थी। हालांकि इन हाईटेक कैमरा से भी अंशुल का केस अभी तक नहीं सुलझा है। अंशुल के हत्यारे पर $20,000 का इनाम घोषित किए जाने के बावजूद 3 दिन बाद भी पुलिस के पास उसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंशुल को शुक्रवार की रात 12:30 बजे के आसपास सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई थी। मतलब कि खुद मृतक ने भी अपने हत्यारे को ना देखा हो, ऐसी भी संभावना है। इस शूटिंग के संबंध में सूचना मिलते ही क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस अंशुल को हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि शूटिंग की यह घटना कैमरे में कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले के घटनाक्रम का वीडियो मिल चुका है। पुलिस ने यह भी बताया कि शूटिंग से पहले के वीडियो में पिज़्ज़ा का बॉक्स लेकर जा रहे अंशुल के पीछे डार्क कलर के कपड़े पहने हुए 2 शख्स पैदल जाते हुए दिखाई दिए थे। उनमें से एक शख्स के पास डार्क कलर की बैकपैक थी। अंशुल पर 3 शॉट्स फायर किए गए थे, जिसकी कारतूस क्राइम सीन पर से ही बरामद की गई थी। इसके ऊपर से ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंशुल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया होगा। फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ इंस्पेक्टर स्कॉट स्मॉल के अनुसार पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तब अंशुल लहूलुहान हालत में वहां पर पड़ा हुआ था। जिस पिज़्ज़ा शॉप से अंशुल ने डिलीवरी ली थी उसकी भी जांच की गई है, लेकिन हत्यारे तक पहुंचा जा सके ऐसी कोई भी कड़ी अभी तक नहीं मिल सकी है। शूटिंग से पहले अंशुल ने फिलाडेल्फिया के खाली पड़े एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर 3 पिज़्ज़ा डिलीवर किए थे। पुलिस जब वहां पर पहुंची तब भी वो 3 पिज़्ज़ा वहीं के वहीं उसी स्थिति में पड़े हुए मिले थे। मतलब कि अपार्टमेंट के दरवाजे पर पिज़्ज़ा रखने की गिनती के मिनटों में ही अंशुल को मार दिया गया था। अंशुल की बहन इस घटना से इतनी ज़्यादा आहत हुई है कि उसने हर इंडियन माँ बाप से अपने बच्चों को अमेरिका ना भेजने की अपील की है। अंशुल का अंतिम संस्कार इंडिया में करने के लिए उसके परिवार वालों ने बॉडी को यूएस से लाने के लिए सरकार की मदद मांगी है। न्यूयॉर्क स्थित इंडियन कॉन्सुलेट इस मामले में अंशुल की फैमिली के संपर्क में है और साथ ही बॉडी को जल्द से जल्द इंडिया भेजने के लिए तमाम प्रयास भी किए जाएंगे, ऐसा भी कॉन्सुलेट ने बताया है। फ्लोरिडा में एक्सीडेंट करने के बाद घर भाग जाने वाले एक भारतीय को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में संगीन आरोपों का सामना कर रहे इस शख्स को 30 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जय चतुरभाई पटेल नाम के इस शख्स ने शनिवार की रात अपनी कार से जो एक्सीडेंट किया था उसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि अन्य एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई। हालांकि एक्सीडेंट करने के बाद घायल हुए दोनों बाइक सवारों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करने के बजाय जय पटेल गाड़ी लेकर अपने घर भाग गया था। उनकी लाइसेंस प्लेट के आधार पर पुलिस ने कुछ ही समय में उन्हें ट्रैक कर लिया था। पास्को काउंटी में हेडकार्ड और ओल्ड ब्रिज रोड के इंटरसेक्शन पर 6 जून की रात 11:52 पर यह एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के अनुसार 70 वर्षीय जय पटेल अपनी होंडा CRV कार लेकर हेडकार्ड रोड पर उत्तर दिशा की तरफ ड्राइव कर रहे थे।
तब उन्होंने ओल्ड ब्रिज रोड पर लेफ्ट टर्न लेने का प्रयास किया और उसी समय साउथ की तरफ से आ रही एक यामाहा मोटरसाइकिल जय पटेल की कार से टकरा गई। इस टक्कर से बाइक पर सवार युवक युवती फुटबॉल की तरह हवा में उछलने के बाद सड़क पर जा गिरे। इस एक्सीडेंट में दोनों को बहुत ही गंभीर चोटें आई, लेकिन जय पटेल वहां पर नहीं रुके। पुलिस ने इन दोनों बाइक सवारों को नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ जो युवती थी उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई गई है। फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल के अनुसार जय पटेल तुरंत ही क्रैश सीन से निकलकर अपने घर पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें लोकेट करके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक्सीडेंट में किसी की मौत होने तथा गंभीर चोट लगने के बावजूद वहां से भाग जाने के आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल वे पास्को काउंटी जेल में बंद है। जबकि एक्सीडेंट वास्तव में किन परिस्थितियों में हुआ, ये जानने के लिए पुलिस जांच चल रही है। इस केस में अगर जय पटेल की कोई गलती नहीं होगी, तब भी हिट एंड रन के मामले में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। फ्लोरिडा के कानून के अनुसार अगर हिट एंड रन के केस में सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो तो सेकंड डिग्री मिसडिमिनर चार्ज लगाया जाता है, जिसमें 2 महीने तक की जेल और $500 तक का जुर्माना हो सकता है। अगर एक्सीडेंट में किसी को चोट आई हो तो हिट एंड रन के मामले में 3rd डिग्री फेलोनी चार्ज लगता है, जिसमें अधिकतम 5 साल की जेल की सज़ा और $5,000 का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह यदि चोट गंभीर हो तो 2nd डिग्री फेलोनी चार्ज लगाया जाता है, जिसमें अधिकतम 15 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है। अब अगर जय पटेल के केस की बात करें तो उनके द्वारा किए गए एक्सीडेंट में किसी की मौत होने के साथ साथ एक व्यक्ति को गंभीर चोट भी आई है, जिससे उनके खिलाफ 1st डिग्री फेलोनी चार्ज लगाया जा सकता है और ये मामला बहुत ही गंभीर है, जिसमें कोर्ट में आरोप साबित होने पर अपराधी को अधिकतम 30 साल तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ TGI पर ही आपको मिलेगी NRI से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।